आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। मैं आज आपको डिटेल्स देने वाला हूँ यूएस वीज़ा को लेके। काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो यूएस वीज़ा को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है पहले दिन से ही आ रहे हैं कि ये वीज़ा दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है तो कंडीशंस क्या है, और अगर दे रहा है तो उस वीज़ा को हम ले कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जो प्रोसेस यूएस वीज़ा का पहले जैसा ही है या उसमें कुछ चेंज आ गया है? इमिग्रेशन की क्या प्रॉब्लम चल रही हैं? कोविड-19 का क्या स्टेटस लेकर जाना होगा? क्वारंटीन की सिचुएशन क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको इसी सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप फ्यूचर में भी देख सकें। यूएस वीज़ा बहुत पहले ही कंटिन्यू हो चुका था, अगर मैं आपको बिल्कुल इसकी क्लियर बात बताऊं तो। लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये थी कि अगर किसी का फॉर्म DS 160 पहले से सबमिटेड है और उसने फ़ी पहले से दे रखी है लेकिन उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी तो उसको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, यानी किसी के पास यूएस वीज़ा ऑलरेडी है और वो एक्सपायर होने वाला है और वो उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो उनके लिए विंडो ओपन है। या किसी का भी एक्सपायर हो गया है, मतलब 6 महीने के दौरान अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हुआ है जिसकी एक्सपायरेशन डेट को 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, 6 महीने से कम ही है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का इमरजेंसी केस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या कोई फैमिली का केस है, कोई फैमिली मेंबर है वहाँ पे, वो मिला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, उनको मिलना ज़रूरी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे होंगे कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूएस वीज़ा के पीछे का सस्पेंस एक बार ये क्लियर कर देते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस वीज़ा अप्लाई कराएंगे, फर्स्ट टाइम यानी कभी आपका यूएस वीज़ा नहीं लगा, आपने पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, पहले आपने DS 160 सबमिट नहीं कराया और ना ही आपने कभी फीस पे करी है, तो उस केस में, फ्रेश केस में वीज़ा मिलना थोड़ा सा अभी भी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। एक्चुअल में इसका स्टेटस पता लगेगा जब DS 160 सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर में स्टेटस आता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो क्या उसमें बायोमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बायोमेट्रिक होगा या इंटरव्यू भी साथ होगा। तो ये सारी डिटेल्स जब आप अपना DS 160 सबमिट करा देते हैं, प्रोफाइल बना देते हैं, फिर पता चलता है कंप्यूटर के थ्रू। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कराने वाले होंगे तो उसका तो यही स्टेटस है, तभी पता लगेगा जब अपना ये सारा आप काम कर लेंगे। अब ये काम करना कैसे है? ceac.gov.us करके एक लिंक है, और हो सकता है मैंने ठीक से ना बोला हो तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप इस लिंक पे जाकर ये सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना DS 160 फिल कर सकते हैं। उससे पहले आप प्रोफाइल बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स वो आपसे पूछेंगे, आपने पहले रिफ्यूज हुआ है, नहीं हुआ है, कब जाना चाहते हैं, XYZ, ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। फिर आपका कंप्यूटर पे स्टेटस आ जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक लेना है या बायोमेट्रिक प्लस इंटरव्यू लेना है। अब अगर बायोमेट्रिक होती है तो बायोमेट्रिक अगर आप दिल्ली में कराते हैं या कहीं पर भी कराते हैं, दिल्ली से बाहर भी कराते हैं, मुंबई में कराते हैं या बेंगलोर में कराते हैं, उस केस में VFS सेंटर्स में इनकी अपॉइंटमेंट जो है बायोमेट्रिक की हो रही है। यानी आपको वो अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन लेकर VFS में जाना है और वहाँ पे बायोमेट्रिक्स देने हैं। अगर आपका स्टेटस कहता है कि आपको बायोमेट्रिक प्लस इंटरव्यू भी देना है तो आपको 2 अपॉइंटमेंट मिलेंगी। एक तो मिलेगी जो VFS सेंटर में जाके आपको बायोमेट्रिक के लिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा फिर आपको US एम्बेसी में, जो वहाँ पे एड्रेस भी लिखा होगा टाइम के साथ, वहाँ पर पहुँच जाना है आपने और अपने इंटरव्यू को क्लियर भी करना होगा। अब इंटरव्यू, जैसे कि मैंने पहले भी क्लियर किया है कि इंटरव्यू जो होता है वो हार्डली 1 मिनट का होता है। उस केस में बस वो आपको बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशंस को जज करते हैं, साथ में आपकी प्रोफाइल को जरूर देखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट चले जाएंगे और प्रोफाइल जो है आपकी अच्छी नहीं है तो उसे वीज़ा मिल जाएगा, और या फिर ऐसा कुछ वो जज करेंगे आपके बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बाद अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर कोई अपने फॉर्म पे डिक्लेयर करता है कि मैं XYZ पोजीशन पे इतने पैसे कमा रहा हूँ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। बस यही चीज़ है, वहाँ पर यही चीज़ वो देखते हैं। अगर आपकी एक नॉर्मल प्रोफाइल है जैसे कि हम सभी की होती है, उस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। उनके कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। ओवर स्पीकिंग नहीं करनी होती जो ज़्यादातर लोग करते हैं। यानी अगर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर की झड़ी लगा देते हैं। ऐसा नहीं, जो उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा उसका स्पेसिफिक ही आंसर दें। जाने का रीज़न पूछते हैं तो उसको क्लियर करें, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप कर देते हैं उसके बाद अगर वो आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, सपोज करें उन्होंने रख लिया, तो उसका मतलब यही माना जाता है कि आपका वीज़ा लग गया है। अगर वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपका वीज़ा नहीं लगा है। पासपोर्ट रखने का मतलब सिर्फ यही है कि वो आपका जो वीज़ा है उसको प्रिंट करके स्टिकर फॉर्म में आपके पासपोर्ट पे लगाने के लिए ही आपका पासपोर्ट ले रहे हैं। सिंपल सा इसका यही कैलकुलेशन होता है जैसा कोरोना से पहले का था। अब आ जाते हैं कोविड-19 सिचुएशन को लेके। कोविड-19 में जहां दुनिया भर ने पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी
थी, वह यूएस ने इतनी जल्दी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, इसलिए वहाँ पे कोविड-19 जो था बुरी तरीके से फैला और सबसे ज़्यादा दुनिया में केसेस यूएस में देखने को गए। और इनफैक्ट वहाँ के तो अभी भी लोग जो है डिनायल मोड पे हैं कि मास्क वगैरह से और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह भी देखते हैं। एक सेक्शन ऐसा भी है लोगों का वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजनेसेस नहीं रुके, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ। जैसे बाकी दुनिया के कई देशों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था, ऐसा यूएस ने नहीं किया। और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ज़रूर करी, लेकिन उसमें प्रोविजंस भी रिलीज करे, जैसे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में जाते हैं, तो आपके जाने का रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको वीज़ा मिल गया, आपने फ्रेश केस में अप्लाई किया और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई और आपका वीज़ा भी मिल गया, उस केस में कोई गारंटी नहीं है कि इमिग्रेशन आपको पास थ्रू देगा अमेरिका के अंदर। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ऐसी डायर सिचुएशन में आप घूमने फिरने अमेरिका में कैसे आ सकते हैं। तो आपके पास इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि हम इसलिए आए हैं, ये हमारा पर्पस है। अगर उनको डाउट होता है तो आपकी एंट्री डिनाई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विदिन 72 आवर्स का किया हुआ एक कोविड टेस्ट ज़रूर लेकर जाएं। ऐसा भी बहुत हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद भी आपको उनका कोविड टेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ सके। उसकी फ़ी जो होती है 100 से 200 के बीच में कुछ भी वो लोग चार्ज कर सकते हैं। जब आपको वहाँ पर टेस्ट लेते हैं और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उसमें चांसेस यही है कि आपको इमिग्रेशन ईजिली क्लियर हो जाएगा और आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस केस में वो आपसे 2 प्रोविजन कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि क्वारंटीन के लिए बुकिंग दिखाइए, या आप क्वारंटीन की बुकिंग कराइए, या फिर आप अपनी वापस कंट्री में रिटर्न कर लीजिए। वापस कंट्री रिटर्न करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्वारंटीन के शायद वो आपको ऑप्शन दे ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इमरजेंसी केसेस, आपने मेरे मुंह से सुना कि इमरजेंसी केसेस भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इमरजेंसी केसेस में भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग मेडिकल कोई ऐसी चीज़ है जो आप मेडिकल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है और उनको आपकी एब्सोल्यूट नीड है, तो उस केस में आप यूएस एम्बेसी को स्पेशली रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे किया भी है, और यूएस एम्बेसी ने जो इंडिया के अंदर है, दिल्ली के अंदर, उसने रिस्पॉन्ड भी किया है। तो ऐसी सिचुएशन पे वीज़ा देना ना देना, अपॉइंटमेंट देना ना देना, ये सारा का सारा वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है, जो आपकी ईमेल चेक करेगा। वही कैलकुलेट करेगा कि आपका जाना कितना ज़रूरी है। अगर उसे लगता है कि जाना बहुत ज़रूरी है, तो हो सकता है आपकी कंप्लेंट को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। अब इसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की बारी, कि ठीक है आप यूएस में जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैरी करने होंगे। आमतौर पे तो जब इंटरव्यू के दौरान तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते ही नहीं है, लेकिन एज पर द रूल आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने चाहिए। जैसे आपकी टिकट्स की जो आइटनरी है, कंफर्म टिकट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी सारे लोग कंफर्म टिकट लेकर जाते हैं और जब उनका वीज़ा वहाँ पे वो डिनाई हो जाता है तो उनको लॉस हो जाता है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक कंफर्म टिकट लेकर जाएं। कंफर्म टिकट को आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे किसी होटल में रुक रहे हैं, कोई आइटनरी आपने बनाई है, तो वो आपको कैरी करके जाना होगा। आप अपनी रिजर्वेशन उनको दिखाएंगे कि ये मेरे होटल्स हैं, ये मेरी आइटनरी है, मेरा ये प्लान है, मेरे को यहाँ पर जाना है, ये चीज़ें देखनी है, जो भी है, या फिर यहाँ पर जाना है, फ्रेंड के घर, रिलेटिव है, जो भी XYZ, वो सारी डिटेल आपके पास बिल्कुल अप टू द मार्क रेडी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेकर जाते हैं तो ध्यान रखिए वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें $50,000 का क्लेम इंक्लूडेड हो। अगर आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर अपने साथ जाते हैं और उसमें कोविड-19 भी इंक्लूडेड होता है, तो इमिग्रेशन में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाती है, जिसमें वहाँ पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर कैलकुलेट करते हैं, इन केस एनी सच मिसहैप आप उनकी गवर्नमेंट के ऊपर भार नहीं बनेंगे, और आपका सारा जो भी यहाँ पे अगर कोई भी है, वो सारा क्लेम में आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिल सकता है। इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमिग्रेशन प्रोसेसेस में। इसके अलावा फाइनेंशियल आपकी जो प्रोफाइल है, यानी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, आप जो भी काम करते हैं उसका कोई प्रूफ, बिजनेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पेपर्स, जॉब करते हैं तो NOC पेपर्स, आप रिटायर्ड हैं तो रिटायरमेंट लेटर्स, और पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप्स अकाउंट स्टेटमेंट में उसके प्रूफ होने चाहिए। आपकी रेंटल इनकम आती है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स और रेंट एग्रीमेंट वगैरह, रेंटल स्लिप्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ हैंडी रखने होंगे। चांसेस यही है कि वो शायद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक भी ना करें, बट ये आपको कैरी करने होंगे एज पर द रूल, ये आपको जमा कराने पड़ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। इस केस में अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत सारी डिटेल्स लेकर फिर आएंगे। बाय बाय।